आज दिनांक 4 जुलाई 2020 को मैं डॉक्टर मनु जी राय, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, टीएस कॉलेज हिसुआ, नवादा, स्नातक प्रथम खंड प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत के बारे में कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ। जायसी का पद्मावत हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली की भूमिका में मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में विशिष्ट रूप से आलोचना की है और उन्होंने पद्मावत को हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि के रूप में बताया है। ध्यातव्य है कि मलिक मोहम्मद जायसी सूफी कवि थे। सूफी शब्द बना है सफ़ से। सफ़ का अर्थ होता है साफ, उसी से साफी शब्द बना है, उसी से सफाई बना है। तो सूफी कवि उन्हें कहा जाता था। सूफी वे माने जाते थे जिनका चरित्र पवित्र रहता था, आचरण पवित्र रहता था और जो उजले कंबल के या उजले कंबल को वस्त्र के रूप में पहन करके चारों तरफ घूमते रहते थे और हिंदू परिवार की, हिंदू राज परिवार की कहानियों को कह करके लोगों को प्रभावित करते थे। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी कवि हैं। हृदय से पवित्र, मन से पवित्र और कर्म से पवित्र। यह स्पष्ट है कि सूफी साहित्य में नायिका के चरित्र को महत्वपूर्ण माना गया है। भारतीय परंपरा से भिन्न वहाँ पर नायिका को ब्रह्म ज्योति माना गया है। नायक साधना करके नायिका के पास पहुँचता है। हमारे साहित्य में यानी भारतीय साहित्य में नायक का चरित्र प्रधान होता था और आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में परमात्मा को पुरुष और आत्मा को स्त्री के रूप में वर्णित किया गया है। सूफी साहित्य में इसके पूर्णतः विपरीत नायिका को ही ब्रह्म या ब्रह्म की ज्योति के रूप में प्रतिपादित किया गया है और जो नायक है वह साधक के रूप में वहाँ पर प्रतिष्ठित किया गया है। वह साधना करता है नायिका को प्राप्त करने के लिए। सबसे बड़ी बात कि सूफी काव्य मूलतः विरह प्रधान काव्य होता है। उसमें मिलन के क्षण कम होते हैं। अंत में नायक और नायिका का निधन हो जाता है। मिलन के प्रयास तो ज़्यादा हैं, मिलन के क्षण कम है। इसलिए सूफी साहित्य मूलतः विरह प्रधान काव्य माना गया। विरह की प्रधानता थी और उस विरह में जैसे चूँकि सूफी साहित्यकार अधिकांश मुस्लिम कवि ही थे, अतएव उन पर अरबी फारसी का जो प्रेम काव्य था उसका भी असर पड़ा है। जैसे लैला मजनू, शीरी फरहाद इत्यादि की जो कहानियाँ थी जिसमें नायक और नायिका एक साथ मारे जाते हैं, वही स्थिति यहाँ भी है। चूँकि जायसी के पद्मावत में नायक राजा रत्नसेन हैं
और नायिका पद्मावती। राजा रतनसेन चित्तौड़गढ़ के राजा हैं और उनका विवाह नागमती नामक राजवधू से हुआ है। अचानक उन्हें एक सूचना मिलती है। मूल कथा यह है कि पद्मावती सिंघल द्वीप की रहने वाली थी। सिंघल द्वीप आज श्रीलंका कहा जाता है और उसका प्रिय मित्र हीरामन तोता है। हीरामन तोता जाति का पक्षी भले हो, लेकिन चारों वेद, 18 पुराण, उपनिषद, षडशास्त्र का ज्ञाता है। एक बार श्रृंगार करते समय पद्मावती हीरामन तोता से पूछती है कि अय हीरामन, तुम तो देश विदेश चारों तरफ घूमते हो, क्या हमारे लायक कोई पति तुम्हारी नज़र में है क्या? तुम किसी सुपात्र को हमारे बारे में बता सकते हो या उसके बारे में हमें बता सकते हो क्या? जरा पता तो लगाओ। हीरामन तोता सिंघल द्वीप से उड़ करके आर्यावर्त यानी भारत की सीमा में प्रवेश करता है। वह देखता है कि बहेलिया कुछ दानों को छींटता है और उन दानों को चुनने के लिए अन्य पक्षियों के साथ वह भी पहुंच जाता है। बहेलिया जाल खींचता है, उसी में हीरामन तोता फंस जाता है। हीरामन को लेकर के बहेलिया जब जाता है घर पर, तो हीरामन तोता वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत इत्यादि की कथाओं को, विशेषताओं को, निर्देशों को उसे सुनाता है। वह सोचता है कि इसको मार करके हमें क्या लाभ मिलेगा। वह बाजार जाता है और बाजार में एक पंडित को बेच देता है। पंडित घर में ले जाता है तो पंडित से महाज्ञानी तो वह सुग्गा ही है। उस सुग्गा को लेकर के पंडित राजा रतनसेन के पास पहुंचता है। राजा रतनसेन उस तोते की विशेषता को देख करके उसे कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे करके ले लेते हैं और उसके ज्ञान के आधार पर उसे अपना मित्र बना लेते हैं। दिन भर उसकी कथा सुनते रहते हैं, वो कथा कहता रहता है। यही कारण है कि राजा रतनसेन की धर्मपत्नी नागमती उस हीरामन तोते से अप्रसन्न रहने लगती है। वो सोचती है कि हमारी बात राजा सुनते भी नहीं है, दिन रात उससे ही संभाषण करते रहते हैं, कुछ कथा सुनते रहते हैं। एक दिन नागमती 16 श्रृंगार कर रही थी आईना के सामने बैठ करके, और तब उन्होंने प्रश्न किया कि हीरामन तोता, तू तो देश विदेश घूम करके आए हो, क्या हमारे समान कोई सुंदर स्त्री संसार में दूसरी है क्या? हीरामन तोता स्वच्छ हृदय का है, वह बात को समझता नहीं है। वह कह देता है कि महारानी जी, आप जितनी सुंदर है उनसे अधिक सुंदर सिंघल द्वीप में पनिहारिनियाँ राजा पद्मावती की सेवा में लगी रहती हैं, पानी भरती हैं। तो आपकी मैं क्या विशेषता बताऊं जो विशेषता उनमें है? नागमती
अप्रसन्न हो जाती है, सोचती है कि जहाँ यह सुग्गा जीवित रहा, यह जाकर के राजा से कह देगा और वह हमें छोड़ करके पद्मावती से विवाह करने के लिए निकल जाएगा। इसलिए वह अपने 2 अनुचरों को कहती है कि इस हीरामोन तोते को ले जाकर के जंगल में तलवार से काट करके फेंक दें। दोनों सेवक न चाह करके भी बाध्य होते हैं लेकर जाने के लिए। जंगल जब जाते हैं तो हीरामन तोता उनसे निवेदन करता है कि हमें मारने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा। मैं प्रण करता हूँ कि आजीवन तुम्हारे राजा के पास नहीं जाऊँगा। रानी साहिबा से कह देना मैं अब पुनः लौटने वाला नहीं, मैं तो सिंघल द्वीप का निवासी हूँ, वहीं चला जाऊँगा। राजा के दोनों अनुचर लौट करके सिंघल द्वीप आ जाते हैं। रानी साहिबा से कहते हैं कि रानी साहिबा, हमने उस तोते को मार दिया है। रानी साहिबा प्रसन्न होती हैं। राजा रतनसेन बाहर से शिकार खेल करके आता है, देखता है कि पिंजड़े में हीरामन तोता नहीं है। वह पूछता है कि हीरामन तोता कहाँ गया। नागमती बहाना बनाती, कहा कि नहीं, जब हीरामन नहीं तो मैं भी जीवित नहीं रहना चाहता। पुनः रानी समझाने का प्रयास करती है, लेकिन राजा उपवास करके प्राण त्याग देने का संकल्प लेते हैं। रानी पुनः उन दोनों नौकरों को बुलाती है कि क्या तुम लोगों ने हत्या कर दी है। नौकर तो डर के मारे कहते हैं कि जी हाँ। तो राजा साहब तो अब हीरामन तोते के अभाव में जीवित रहना नहीं चाहते हैं, वे आत्महत्या कर लेंगे, क्या किया जाए। राजा रतनसेन के प्रति प्रेम के कारण दोनों अनुचर यह कहते हैं कि रानी साहिबा, हम लोगों ने झूठ कहा है, हीरामन तोते को हमने मारा नहीं है, वह जीवित है, जंगल में हमने उसे छोड़ दिया है। उसने प्राण याचना की हमसे, कहा कि मेरे वध के पश्चात तुम्हें क्या मिलेगा, मुझे मारो मत, मैं राजा के पास नहीं जाऊंगा। रानी रागमती अपनी कसम दिला करके कहती है कि जाओ उस हीरामन को बुला करके लाओ, नहीं तो राजा साहब मर जाएंगे तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी। पुनः दोनों अनुचर जंगल में जाते हैं, हीरामन तोता को मनाते हैं। हीरामन तोता उन्हीं दोनों के साथ राजा साहब के पास आता है। राजा उससे प्रश्न करते हैं, क्या हीरामन, ये तो बताओ क्या कारण था। हीरामन बताता है कि ऐसी ऐसी बात है। रानी साहिबा ने हमसे पूछा कि हमारे समान कोई दूसरी सुंदर औरत है क्या, तो मैंने उनसे कह दिया कि रानी पद्मावती की पनिहारिनियाँ भी आपसे अधिक सुंदर हैं, और इसी कारण हमें मारने के लिए उन्होंने दोनों अनुचरों को भेज दिया। भाग्यवश मैं जीवित हूँ, आपके पास आया हूँ। बस राजा साहब पहले से अधिक प्रेम देने लगते हैं उस सुग्गे को, और कहते हैं कि जरा उस रानी के सौंदर्य के बारे में बताओ। वह नख सिख से नख तक का वर्णन करता है। का सिंगार वर्णो वो राजा, वही का सिंगार वही पर छाजा। और यहीं से जो सिर से वो वर्णन शुरू करता है, पैर के नख तक वर्णन करते जाता है, और कहता है कि संसार में उसके समान कोई सुंदर स्त्री न तो हुई है, न है और न होगी।
उसने कहा था कि क्या हमारे समान कोई सुंदर रूप वाला पुरुष है क्या? राजा साहब, यदि आप चाहें तो मैं उससे आपका विवाह करा सकता हूँ, आप उसके लिए सुयोग्य वर हैं। राजा साहब उसकी बातों से बहुत प्रभावित होते हैं और अपने विश्वस्त सैनिकों के साथ 7 समुद्र पार करके सिंघल द्वीप जाते हैं। चूंकि हीरामन तोता मध्यस्थ है, दूत है, वहां पहुंचने के बाद हीरामन तोता जाकर के रानी बल्कि राजकुमारी पद्मावती से कहता है कि आपके लिए सुयोग्य वर हमने ढूंढ करके लाया है और वह शिव मंदिर के पास आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। रानी पद्मावती अपनी सखियों के साथ राजा से मिलने के लिए जाती है। राजा रत्नसेन जो ही पद्मावती के सुंदर रूप को देखता है, इतना वह प्रभावित होता है कि तत्काल ही सुध-बुध खो करके लेट जाता है। वह निश्चेष्ट पड़ जाता है, उसे होश नहीं रहता। पद्मावती उसकी छाती पर चंदन के लेप से लिख देती है कि ऐ साधक, तुमने कठिन साधना नहीं की है, अधूरी साधना है तुम्हारी। जिस समय फल प्राप्ति की अवस्था आई तो तू तो सो गया, कैसे फल की प्राप्ति हुई? और रानी पद्मावती यही लिख करके पुनः राजभवन चली जाती है। राजा जगते हैं तो छाती पर देखते हैं कि प्रणय संदेश लिखा हुआ है पद्मावती का। वे आत्महत्या करने के लिए प्रयास करते हैं। अंत में शिव और पार्वती दोनों का विवाह कराते हैं। विवाह करने के पश्चात बहुत दिनों तक राजा रत्नसेन वहीं पर रह जाता है। राजा रत्नसेन के वहां पर रहने के पश्चात यहाँ पर पूर्व पत्नी नागमती विरहाकुल हो जाती है। वह राजभवन को छोड़ करके पूरे जंगल में घूमने लगती है और जंगल में घूम घूम करके वह अपने पति राजा रत्नसेन के पास पशु पक्षी आदि से कहती है कि मेरा प्रणय संदेश पहुंचा दो हमारे प्रियतम के पास। उसके रोने से जंगल जल करके खाक हो गए हैं, पक्षी पक्षविहीन हो गए हैं। अंत में वह कहती है, पियसो कहूँ संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, यानी हे भौरा हे कौवा, हमारे प्रियतम से संदेश कहना। धनि बिरहे जरी मुई तेहिक धुआं हम लाग। तुम्हारी धर्मपत्नी जल करके विरह की अग्नि में जल करके राख हो गई और उसी का धुआं हमें लगा हुआ है। संजोग से एक पक्षी इसका संदेश लेकर के जाता है, राजा से कहता है। राजा पद्मावती को लेकर के एक नौका पर सवार होकर के चल देता है। संजोग से रास्ते में नौका डूबने लगती है, तूफान आता है। राजा साहब अलग द्वीप पर चल जाते हैं, रानी अलग द्वीप पर चल जाती है।
आत्महत्या का जब ये लोग प्रयास करते हैं तो पुनः शिव और पार्वती की कृपा से दोनों मिलते हैं। दोनों का आगमन जब होता है ये राजा रत्नसेन के सभागार में, पूरे नागरिक स्वागत करते हैं, नागमती भी स्वागत करती है। चित्तौड़गढ़ में नई रौनक आ जाती है। पद्मावती अनिंद्य सुंदरी थी और इसकी सुंदरता का वर्णन सुन लेता है उस समय का राजा अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध होता है राजा रत्नसेन का। युद्ध के पश्चात वह चाहता है कि हम पद्मावती को प्राप्त कर लें, और बार बार संदेश भिजवाता है कि राजा हमें पद्मावती को दे दो। अंत में यह शर्त स्वीकार करता है वह कि मैं सिर्फ उसे देखना चाहता हूँ। राजा रत्नसेन अलाउद्दीन खिलजी के साथ बैठे हुए हैं और आईने में उसके प्रतिबिंब को अलाउद्दीन खिलजी देखता है, बेहोश हो जाता है, और उसके बाद जैसे तैसे छल करके राजा रत्नसेन को बंदी बना करके लेकर चला जाता है। गोरा और बादल दोनों चाचा और भतीजे थे, जिन्होंने पहले ही समझाया था राजा साहब को कि अलाउद्दीन खिलजी पर विश्वास करना उचित नहीं है, इससे ऐसी संधि मत कीजिए, इसको घर में मत बुलाइए, युद्ध कीजिए, संधि नहीं। लेकिन जब उनका हरण हो जाता है, उसकी कैद में चले जाते हैं, तब गोरा और बादल सैन्य संगठन करते हैं और यह सूचना भिजवा देते हैं अलाउद्दीन खिलजी के पास कि रानी पद्मावती आपके पास अपनी सखियों के साथ आ रही है और आप उसे स्वीकार कर लें, राजा साहब को छोड़ दें। लेकिन योजना ऐसी बनती है कि जितनी पालकियां हैं, हर पालकी में सुयोग्य योद्धा और जो ढोने वाले कहार थे वे भी सुयोग्य योद्धा रहते हैं। वहां जाने के बाद राजा रत्नसेन, पद्मावती तो वहां जाती नहीं, सब योद्धा ही जाते हैं, और राजा रत्नसेन को मुक्त कराया जाता है। राजा मुक्त होने के बाद दोनों सेनाओं में युद्ध होता है। उस युद्ध में राजा साहब अंत में वीरतापूर्वक संघर्ष करते करते मारे जाते हैं। यहाँ चित्तौड़गढ़ में उनके मरने की सूचना दोनों रानियों को मिलती है, नागमती और पद्मावती को। दोनों के छोटे छोटे बेटे हैं, नागमती से नागसेन और पद्मावती से पद्मसेन। दोनों बेटों को गद्दी पर बैठाया जाता है और उन राजा रत्नसेन की मृत्यु की सूचना के पश्चात दोनों रानियां जौहर करने का संकल्प लेती हैं। बहुत सी चिताएं जल रही हैं, जिनके जिनके पति मारे गए थे, उनकी रानियां, उनकी धर्मपत्नियां
चिता सजा करके उसमें प्रवेश कर रही हैं। एक चिता चित्तौड़गढ़ के किले में सजाई जाती है और उसमें नागमती और पद्मावती दोनों प्रवेश कर जाती हैं। चिता जल करके राख हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी अंत में पूरे सैनिकों की हत्या के पश्चात उस किले में प्रवेश करता है, पूछता है कि पद्मावती कहाँ है, पद्मावती कहाँ है। जो लोग बचे हुए हैं उसे सूचना देते हैं कि देखिए उसी चिता में पद्मावती जल करके राख हो गई। अलाउद्दीन खिलजी उस चिता को बहुत देर तक देखता है, पश्चाताप करता है कि उफ, यदि मैं जानता कि उसे प्राप्त नहीं कर सकता तो मैंने यह जो किया है गलत किया है, ऐसा करता नहीं। आखिर हमें युद्ध के पश्चात क्या मिला। तो यही मूल रूप से पद्मावत की कथा है। सबसे बड़ी बात कि पद्मावत की कथा लिखने वाले मलिक मोहम्मद जायसी इस्लाम धर्म के समर्थक थे। लेकिन जितने भी सूफी कवि हुए, सूफी विचारधारा के आज भी जो भी मुस्लिम हैं वे उदारवादी दृष्टिकोण के हैं। अलाउद्दीन खिलजी कट्टर इस्लाम को मानने वाला था। यहाँ तक कि मलिक मोहम्मद जायसी ने इस्लाम की मान्यता से थोड़ा सा हट करके राजा रतनसेन की प्रशंसा की है, पद्मावती की प्रशंसा की है। अलाउद्दीन खिलजी की उन्होंने प्रशंसा नहीं की। माया अलादीन सुल्तानू, यहाँ तक कि अलादीन को उन्होंने शैतान भी कहा है। पद्मावती को ब्रह्मज्योति कहा है। राधा रतनसेन को मन का प्रतीक बताया है, साधक बताया है, साधना करने वाला बताया है। इस प्रकार पद्मावत विश्व का एक अमूल्य ग्रंथ है। मलिक मोहम्मद जायसी ने मात्र 3 पुस्तकें लिखी थी जो प्रमाणिक हैं, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। और तीनों जायसी ग्रंथावली में संकलित है, जिसकी भूमिका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी और संपादन भी किया। चूँकि मलिक मोहम्मद जायसी का यह जो काव्य है एक प्रबंध काव्य है, भाषा इसकी अवधि है, दोहा और चौपाई में ही छंद प्रयुक्त हुए हैं। पूरा पद्मावत दोहा और चौपाई से ही युक्त है, कोई तीसरा छंद उसमें प्रयुक्त नहीं हुआ। चूँकि तत्कालीन जितने भी प्रबंध काव्य होते थे वे अवधि में रचे जाते थे, इस कारण मलिक मोहम्मद जायसी ने भी अवधी भाषा को अपने प्रबंध काव्य का माध्यम बनाया। जिस प्रकार रामचरितमानस की रचना हुई, तो रामचरितमानस पद्मावत के बाद में रचा गया। पद्मावत पहले रचा गया था, इसलिए मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत का कुछ असर पड़ सकता है भाषाई या छांदिक दृष्टि से, लेकिन रामचरितमानस का जायसी पर प्रभाव नहीं पड़ सकता।
इसलिए कि वो पूर्व के कवि थे। तो जायसी ने ब्रह्म और ब्रह्म या ब्रह्म ज्योति के रूप में नायिका को रखा है और नायक यहाँ पर साधक के रूप में बताया गया है, आत्मा के रूप में बताया गया है। परमात्मा नायिका है और आत्मा या जीवात्मा के रूप में नायक है। जायसी के पूर्व कबीर दास ने इसके ठीक विपरीत कार्य किया था। उन्होंने ब्रह्म को पुरुष और साधक को स्त्री के रूप में बताया था। अपने को खुद उन्होंने बताया है कि मैं दुल्हन हूँ, दुल्हन गावहु जंगल मंगलाचार, मोरे घर आए राजा राम भरतार। अर्थात ब्रह्म को उन्होंने जीवात्मा का पति बताया है। लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी कबीर के बाद आए, लेकिन उन्होंने उस विचारधारा के विपरीत सूफी विचारधारा के अनुकूल नायिका को ब्रह्म ज्योति और नायक को साधक या आत्मा के रूप में बताया है। जिस प्रकार से आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि और काव्यों में मिलन और वियोग दोनों प्रसंग करीब करीब समान रूप से वर्णित हुए हैं। लेकिन जितने भी सूफी कवि आए, उन्होंने जिस काव्य प्रेम काव्य की रचना की, सूफियों ने जो भी प्रबंध काव्य लिखा वह मूलतः प्रेम काव्य है। और उस प्रेम काव्य में प्रेम को उदात्त स्वरूप में प्रतिष्ठित किया गया है। यहाँ पर जो पद्मावती है वह डिवाइन लाइट है, ब्रह्म ज्योति है। पद्मावती के बारे में जो नक्षिक वर्णन होता है, हीरामन तोता बताता है राजा के समक्ष, उसके दांतों की सुंदरता के बारे में बताते हुए उसके आध्यात्मिक पक्ष को, उसके दार्शनिक पक्ष को भी स्पष्ट करता है। जय दिन दसन ज्योति निर्मयी, बहुते ज्योति ज्योति ओहि भई, रवि शशि नखत दीपहि ओहि ज्योति, रतन पदार्थ मानिक मोती। अर्थात जिस दिन रानी पद्मावती के दांतों का जन्म हुआ, उन्हीं दांतों की रोशनी सूर्य में, चंद्रमा में, नक्षत्रों में, विभिन्न माणिक्यों में, पदार्थों में, रत्नों में आई। यानी मूल स्रोत ज्योति का पद्मावती का शरीर ही है, खासकर उसके दांतों की। यहाँ तक बताते हैं कि बेनी छोरी झार जौ बारा, सरग पतार होई अंधियारा। कि जिस समय वह अपने बालों को सामने करके झाड़ती है तो चूंकि उसका चेहरा छिप जाता है, इस कारण पूरे विश्व में अंधेरा छा जाता है। और जब वह बालों को हटाती है, पूरे विश्व में प्रकाश फैल जाता है। तो इस प्रकार का वर्णन जो मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है, यह सिद्ध करता है कि वहाँ पद्मावती एक सामान्य रानी नहीं,
अपितु एक ब्रह्म की शक्ति है। परमात्मा का जो स्वरूप संत कवियों ने बताया है, उससे अधिक विशिष्ट स्वरूप मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावती का बताया। पद्मावती और नागमती दोनों के संबंधों के बारे में कहते हैं कि नागमती यह दुनिया धंधा, जहां पद्मावती को ब्रह्मज्योति के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं, परमात्मा के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं, वहीं पर नागमती को वे सांसारिक बंधन का प्रतिरूप बताते हैं। नागमती यह दुनिया धंधा, यानी सांसारिक कार्य व्यापार का प्रतीक यदि कोई है तो वह नागमती है। और जो भी वर्णन हुआ है पद्मावत में, वह वर्णन वियोग प्रधान है, नायिका चरित्र प्रधान है। नायिका के समक्ष नायक का चरित्र गौण है। राघव चेतन जैसे रिश्वतखोर उत्कोचधारी ब्राह्मण भी हैं उसमें, जो अलाउद्दीन खिलजी से राशि प्राप्त कर और राष्ट्रद्रोह करते हैं। तो इस प्रकार से जो पद्मावत है वह एक विशिष्ट ग्रंथ है, जिसमें कोई धार्मिक रूढ़िवादिता नहीं है, उसमें मानवता है। मृगावती, चंदायन, मधुमालती, पद्मावती इत्यादि जितने हैं प्रेम काव्य, सबकी विशेषता एक ही है कि वहाँ का नारी का चरित्र प्रधान है, नायक वहाँ गौण है। इस काव्य में कहीं कहीं शौर्य का भी वर्णन हुआ है। गोरा और बादल नहीं चाहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष हमारा राजा रत्नसेन संधि करे। पद्मावती राजमाता है और उनके मुख सौंदर्य को देखने की अनुमति प्रदान करे। वे नाराज हो जाते हैं, रूठ कर घर चले जाते हैं। लेकिन जब युद्ध होता है, नागमती अपने घर से निकलती है, पद्मावती का आग्रह होता है रत्नसेन की सुरक्षा के लिए। वही गोरा और बादल, चाचा और भतीजा, दोनों मिलकर के सैन्य का संगठन करते हैं। यह राष्ट्रभक्ति है। तो गोरा और बादल का चरित्र इसमें उदात्त रूप में बताया गया है, जो भले ही राजकर्मचारी हैं लेकिन राजा को सदपरामर्श देते हैं, गलत परामर्श नहीं देते। यह विशिष्टता है जायसी की, जिन्होंने ऐसे चरित्र को इसमें प्रतिष्ठित किया है। रानी पद्मावती और रानी नागमती दोनों जब एक साथ होती हैं तो दोनों प्रेम के साथ रहती है। दोनों में सगी बहन का संबंध हो जाता है। कहीं सौतिया डाह उन दोनों में नहीं पनपता। यही कारण है कि राजा रत्नसेन के मरने के पश्चात उनके दोनों बेटे नागमती से नागसेन, पद्मावती से पद्मसेन एक साथ राजगद्दी पर बैठते हैं
और दोनों रानियां एक साथ एक ही चिता में सती होती हैं। तो इस प्रकार की पति भक्ति, राष्ट्र भक्ति पद्मावत में दिखाई गई है। पद्मावत का मानसरोधक खंड स्नातक प्रतिष्ठा प्रथम खंड के विद्यार्थियों के लिए उनकी पाठ्य पुस्तक में संकलित किया गया है। मानसरोधक खंड में पद्मावती की सखियां उसके साथ स्नान करने के लिए जाती हैं। कोई सखी गोरी है, कोई काली है, और स्नान करते करते एक सखी का हार उसमें खो जाता है। वो सखी उस हार की प्राप्ति के लिए रोना शुरू कर देती है। अचानक सब सखियां उसमें डूब डूब करके हार को खोज रही हैं। वह सरोवर प्रसन्न होता है पद्मावती के मुख के सौंदर्य को देख करके, स्पर्श करके, और उस प्रसन्नता के पश्चात वह जो उसके ब्रह्म ज्योति के दर्शन करता है, देखता है, प्रसन्न होकर के जल के ऊपर वह हार को ला देता है और सभी सखियां उस हार को प्राप्त करके प्रसन्न हो जाती है। इस मानसरोधक खंड में कुछ निर्गुणवादी विचार भी कवि ने व्यक्त किया है कि यही नैहर रहना दिनचारी, यह जो जीवन है वह नैहर का है। विवाह के बाद अपने अपने स्थान पर पहुंच जाना है, पति के धाम पर पहुंचना है। लेकिन सबसे बड़ी बात उसका है कि बिंब प्रतिबिंब भाव, यानी पद्मावती के ही मुख के सौंदर्य का असर हर जगह है, हर प्रकृति के हर क्षेत्र में। वह सरोवर भी चाहता है कि पद्मावती के मुख से मेरा स्पर्श हो जाए, और स्नान करते समय जब मुख से स्पर्श होता है तो उसके सम्मान में वह सरोवर प्रसन्न हो जाता है। तो मानसरोधक खंड के दो खंड हैं, दो चरणों में हैं। एक चरण में सखियां मानसरोधक में स्नान करने के लिए पहुंचती हैं, जाती हैं, और दूसरे में वे प्रवेश करके स्नान करती हैं, खेलती हैं, अपने अपने हार को एक दूसरे के पास फेंक करके। वह जो जल क्रीड़ा होती है, उस जल क्रीड़ा से सरोवर प्रसन्न होता है और वह जानबूझ करके उस हार को चुरा लेता है। जिस प्रकार से राधिका भगवान कृष्ण के हार को चुरा लेती हैं, बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौंह करे भौहन हंसे देन कहे नट जाए। यानी राधिका भगवान कृष्ण की मुरली को चुरा लेती है। बहुत दिन से परस्पर संभाषण नहीं हुआ है। जब श्री कृष्ण उसे मांगते हैं तो नहीं कर देती है, जब खोजने के दूसरी ओर जाने का प्रयास करते हैं तो हंस देती है। सौह करी भौहन हंसे देन कहे नट जाए।
तो इस प्रकार से परस्पर संभाषण चलता है। तो इस संभाषण सुख का जो आधार है राधा और कृष्ण के प्रेम में, वही सह चरण का प्रभाव है मानसरोवर खंड में। पद्मावती और उनकी सखियां मानसरोवर में स्नान करती हैं। पद्मावती नायिकाओं की श्रेष्ठ कोटि मानी जाती है, इसलिए कि शारीरिक बनावट के आधार पर शास्त्रों में नायिका की 4 कोटियां स्थापित की गई हैं: पद्मिनी, हस्तिनी, चित्रिणी और शंखिनी। तो पद्मावती पद्मिनी जाति की स्त्री है, जो पूर्णतः गौरांग वदन वाली है, जिसकी कटी पतली है, मुष्टि मध्यमा है, जिसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, जिसके सौंदर्य का असर प्रकृति के विभिन्न क्षेत्रों में है, जिसके सौंदर्य से पूर्णतः प्रकृति प्रभावित हुई है। तो ऐसा जो दृश्य है मानसरोवर खंड में, वह विशिष्ट दृश्य है। ऐसे प्रबंध काव्य जो सामाजिक वैशिष्ट को बताने वाले हैं, बहुत कम है। सबसे बड़ी बात है कि रामचरितमानस में जिस प्रकार से लोक संस्कृति का उल्लेख हुआ है, उसी प्रकार पद्मावत में पूर्णतः हिंदू संस्कृति या हिंदू लोक संस्कृति का प्रयोग हुआ है। जैसे झूमर का वर्णन करते समय कहते हैं, सखी झूमर गावें अंगमोरी, मैं झुराऊं बिछुरी मर जोरी। तो विभिन्न त्योहारों का असर नागमती पर पड़ता है। वह विरह की जो अभिव्यक्ति करती है, विभिन्न प्रसंगों में, विभिन्न त्योहारों में करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति से मलिक मोहम्मद जायसी पूर्णतः प्रभावित थे और उन्होंने उस संस्कृति के अनुकूल अपने काव्य की भाषा को रखा है। तो यह जो हमारा पद्मावत है, वह विशिष्ट ग्रंथ है। जितने भी सूफी काव्य हुए, वे नायिकाओं के नाम पर है, नायक के नाम पर नहीं है। नायिका का चरित्र प्रधान है, नायक वहाँ पर गौण है। रसकीय दृष्टि से वियोग श्रृंगार वहाँ ज़्यादा है। नायिका और नायक का मिलन कम प्रसंगों में ही दिखाई पड़ता है, अधिकांश वियोग वर्णन ही उसमें वर्णित हुआ है। तो जो पद्मावत का मानसरोवर खंड है, वह प्रकृति के बिंब और प्रतिबिंब भाव का वर्णन है। यानी नायिका ब्रह्म ज्योति है पद्मावती, और उसकी अन्य सखियां भी उसी के अंश के रूप में हैं, और उनका असर उस प्राकृतिक क्षेत्र मानसरोवर पर पड़ता है। स्नान करने के बाद या स्नान करते समय जो हार खो जाता है, जिसे चुरा लेता है मानसरोवर, बाद में वही हार मानसरोवर सामने लाकर के प्रस्तुत कर देता है।
इस प्रकार से प्राकृतिक जो वातावरण है वह भी सहानुभूति रखता है मानव की परिस्थिति से। नायिका की सखियों को रोते हुए देख करके मान सरोवर स्वयं उस हार को सौंप देता है। तो इस प्रकार जो मलिक मोहम्मद जायसी का यह काव्य है, यह विशिष्ट काव्य है। अगले दिन मैं मानसरोदक खंड की प्रत्येक अर्धाली का और दोहे का विवेचन करूँगा, उसका अर्थ बताऊँगा, उसकी विशिष्टता बताऊँगा और उसके प्रत्येक शब्द की व्याख्या करूँगा। इसलिए कि चूँकि वह अवधी भाषा में है तो हमारे विद्यार्थियों के लिए दुरूह लग सकता है। उस दुरूहता को दूर करने के लिए मैं यह प्रयास करूँगा यथाशक्ति उसका लाभ हमारे सभी विद्यार्थियों को मिल सके। अभी कोरोना वायरस से बचने के लिए एकमात्र विकल्प रह गया है ऑनलाइन टीचिंग का, मोबाइल से अध्यापन करने का, पढ़ने का। इसलिए मैं यह प्रयास करता हूँ कि हमारे विद्यार्थी हमारे इस अध्यापन का लाभ लेकर के अधिक से अधिक अंक की उपलब्धि प्राप्त करें। धन्यवाद।